प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। आज मेरे साथ जुड़े हैं विनोद कुमार शुक्ला सर, अ वेरी वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। थैंक यू नंदिता जी, बहुत धन्यवाद। सर, आखिर में ऐलान हो गया। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जो बोला था वो उन्होंने करके दिखा दिया। और कल आज जो है 12 बजे के करीब में लोकसभा में जो वक्फ का अमेंडमेंट बिल है वो उसको टेबल कर दिया जाएगा और 8 घंटे का टाइम दिया गया है जिसमें कि डिस्कशंस होंगे। और उसमें डिस्कशंस क्या होंगे, मुझे लगता है सर विरोध ज्यादा दिखाया जाएगा और तमाशे ज्यादा होंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? इन्होंने जो बोला है वो तो कर दिखाया, दे हैव केप्ट देयर वर्ड। Now, what about the opposition and what is going to be there in the parliament tomorrow? देखिए नंदिता जी, कल मेरा जो अपना अनुमान है कि कल ये जो बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद हंगामा होगा और दलों को छोड़ करके हंगामा करने वाले हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो बवाल करने वाला है, इसलिए कि सबसे ज्यादा अनरूली या सबसे ज्यादा जिसको कहा जाए कि जिसको पार्लियामेंट की गरिमा के बारे में ख्याल नहीं होता है, वो एक अलग तरह का इम्पावर्ड लोग अपने आप को मानते हैं, वो है टीएमसी। तो टीएमसी के लोग सबसे ज्यादा हंगामा करेंगे कल। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसका अनुमान होगा और सरकार उसके हिसाब से काम करने की कोशिश कर रही होगी। कल बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब सरकार ने पूरी तैयारी कर ली होगी। टीडीपी का स्टेटमेंट है, टीडीपी के तरफ से सहमति आ गई है। जेडीयू की मीटिंग चल रही है, जेडीयू पर अभी नहीं आया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि चूंकि वहां विधानसभा चुनाव 6 महीने बाद हैं, तो वो कुछ कैविए मतलब कुछ चीजें जोड़ने की कोशिश करेंगे, फेस सेविंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अगर जेडीयू ऐसा कुछ करता है तो वो अपना नुकसान करने वाला है, इसलिए कि उधर से तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, इधर का भी अपना नुकसान करेगा। तो उससे बेहतर होगा कि जो उसका पुराना स्टैंड था, जब जेडीयू ने जब जेपीसी में भेजे जाने से पहले इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब अ, इसमें नंदिता जी इसको समझ लीजिए एक कि चैलेंजेस किस तरह के होंगे। पहला चैलेंज तो ये है कि कल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा तो संसद के अंदर चैलेंज है। उसके बाद पास हो जाता है तो फिर चैलेंज होगा लॉ एंड ऑर्डर का। इसके Yes. लिए जगह जगह पर लोग बैठना शुरू करेंगे, लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट मोर्चा, बाकी सब, जिसकी धमकी पिछले 6 7 8 महीने से मिल रही है, जब से ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। तो वो होगा तो सरकार, मुझे लगता है कि हमको हमसे और आपसे ज्यादा सरकार इस सब को लेकर के जागरूक है, उनके पास इनपुट्स भी होंगे। लेकिन जो हम लोग चूंकि इस बिजनेस में हैं, हम लोग मीडिया और इस पर खबरों पर नजर रखते हैं, हम लोग वही काम करते हैं। तो एक हमारा अनुमान है कि इस तरह की परिस्थिति पैदा होगी और सरकार उसके लिए तैयार होती है। ये कल हंगामेदार होने वाला है, खूब 8 घंटे। कुछ अच्छी बातें भी निकल करके आएंगी, कुछ अच्छी चर्चा होगी, कुछ लोगों का पर्दाफाश भी होगा और कुछ बहुत सारे लोग एक्सपोज होंगे। ये सब होना है, तो कल हम सब के लिए बहुत मजेदार चीज है। हमको लग रहा है कि शाम को एक बार फिर हम लोग इसका आकलन करेंगे कि किस तरह की चीजें निकल करके आती हैं। जी गायत्री जी, नंदिता जी, हाँ सॉरी। जी सर। कोई नहीं सर, हम लोग तो एक दूसरे के सनातनी है, एक दूसरे को पकड़ के आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल चलता है सर। सर, जैसे ये ओवैसी का तो मुझे समझ में आता है, टीएमसी का भी समझ में आता है। ये जो अखिलेश यादव है, ये अभी नए नए मुल्ला बने हैं, तो ये इतना ज्यादा विरोध पे क्यों उतर के आए हैं कि इनके जो चाचा जी हैं, उनका भी मैं आज दिन में इंटरव्यू देख रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि जो है कल मैंने इनका इंटरव्यू देखा था, तो कह रहे थे कि इतना 10,000 पन्नों का जो है दे दिया था और हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये अखिलेश यादव जो है, इनका क्या पर्पस सॉल्व हो रहा है? इतना ज्यादा अपने आप को मुस्लिम पार्टी बनाने में तुले हुए हैं ये। देखिए नंदिता जी, ये बहुत साफ सी बात है। उत्तर प्रदेश में लगभग 19-20% के आसपास मुसलमान हैं और पूरा का पूरा जो वोट बैंक है इनका, वो मुस्लिम और यादव केंद्रित है। अ, यादव उनको उनकी जाति के नाम पर वोट करता है और मुसलमानों को इस तरह के विषय पर वो लुभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि
बावजूद इसके कि उनको मालूम है कि यादव और कहीं नहीं जा रहा है, और मुसलमान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर भी वो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उसका कारण ये है कि हिंदू वोटर न केवल अब इन सब चीजों को लेकर के जागरूक हो गया है, बल्कि वो भी अब अपनी बात रखने लगा है। और वक्त को लेकर के बहुत सारे हिंदू संगठन, बहुत सारे अन्य संगठन, देखिए इसमें कुछ चीजें समझने वाली बात है नमिता जी। जी मामला वक्फ जो है वो मुस्लिम प्रॉपर्टीज को लेकर के है कि मुस्लिम जो लोग, मुस्लिम जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो अपने धर्म के, अपने समाज के गरीबों के लिए प्रॉपर्टी दान करते हैं, और उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल उन्हीं लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए। ये एक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है उसका। करेक्ट करेक्ट। लेकिन इस वक्त के कारण, चूंकि जो 2013 में और 1995 में जो वक्त में बदलाव लाए हैं, उस बदलाव कुछ इस तरह के हो गए हैं कि उसमें वक्त की मनमानी हो गई है। विशेष रूप से दो क्लॉजेज, एक तो ये कि अगर कोई प्रॉपर्टी को वक्फ दावा कर देती है, तो फिर उसका पहला जो आर्बिट्रेशन होगा या पहला मामला होगा, वो सिविल कोर्ट नहीं जाएगा, वो वक्फ बोर्ड में जाएगा, वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा। और वक्फ ट्रिब्यूनल में सारा का सारा प्रूफ जो है उस व्यक्ति पर होगा, सारा का सारा जो जिम्मेदारी होगी या लाइबिलिटी होगी, वो उस व्यक्ति पर होगी जिसकी प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट किया गया है। जो जो बिल्कुल डिस्प्यूट कर रहा है वो नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट, सपोज कीजिए कि आपकी या हमारी किसी प्रॉपर्टी को वक्फ ने अपनी घोषित कर दी, तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम ये साबित करें कि नहीं, ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगी। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं होगी कि ये साबित करे कि ये उसकी कैसी प्रॉपर्टी है। तो इसके कारण जो बहुत सारे जगहों पर, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो एक गुरुद्वारा था हरियाणा में जिसको वक्फ ने अपनी घोषित कर दिया था, चर्च समेत बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, लग एक पूरे गांव को घोषित कर दिया, जिसमें 600 के आसपास क्रिश्चियन फैमिली है, वो है। तो अब ये सारे के सारे लोग सरकार से ये कह रहे हैं कि नहीं, ये वक्फ कानून में बदलाव की जरूरत है, इसलिए कि इनकी मनमानी है किसी भी प्रॉपर्टी को। दूसरा फैक्टर है कि वक्फ बाय यूजर। अब वक्फ बाय यूजर है, मान लीजिए कोई सरकारी खाली पड़ी जमीन है, उस पर किसी ने मस्जिद बना दी, उस पर किसी ने मजार बना दिया, तो अब उसको वो इस्तेमाल कर रहा है, मान लीजिए कोई 10 साल से इस्तेमाल कर रहा है, तो जो 2013 का कानून था उसके हिसाब से अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी की तरह से यूज कर रहा है, किसी ने अवैध तरीके से मस्जिद बना दी गई है, तो उसको वक्फ मान लिया जाए, उसको इसमें रोका जा रहा है जो नए बदलाव है। तो ये मोटा मोटी जो दो चीजें हैं, दूसरे जगहों की प्रॉपर्टी का दावा करना और उसको ट्रिब्यूनल में ही, केवल आप वक्फ ट्रिब्यूनल में ही ले जा सकते हैं, और वक्फ बाय यूजर, इस कारण से पूरे देश में वक्फ की प्रॉपर्टी मनमाने ढंग से बढ़ी है और मनमाने ढंग से कब्जा की गई है। इसके कारण मुस्लिम समुदाय के एक विशेष वर्ग को अगर छोड़ दिया जाए, तो सब उसके खिलाफ हो गए हैं। कल परसों एक ऑर्गेनाइजेशन है क्रिश्चियंस का, केरल का, उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिख के बोला है कि नहीं, वक्त में बदलाव की जरूरत है। सूफी ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑल इंडिया सूफी मतलब सूफी खानखा ऑर्गेनाइजेशन है, अजमेर के, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, जिसको आज वो इमरान मसूद ने बोला है कि बीजेपी की दलाली बंद करो। तो ये इसलिए बौखलाहट है कि इस मामले में अब बाकी लोग भी विरोध में, बाकी लोग समर्थन में खड़े हो गए हैं कि नहीं, इसमें सरकार के समर्थन में कि नहीं, इसमें बदलाव की जरूरत है। सॉरी सर, ये जो जंतर मंतर पर भी अभी लोगों ने बहुत बड़ा अपना एक ट्राई किया था कि बहुत बड़ा अपना कुछ करेंगे, तमाशा करेंगे, ये इनको वहां पे गिने चुने लोग आए थे, जितना इन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं आए थे, और जितने भी आए थे वहां पे वो
गरीब लोगों को कोशिश किया था उन लोगों ने लाने के लिए, सारे नेता वहां पे थे जितने भी मुसलमान नेता थे, लेकिन पब्लिक का सपोर्ट इनको नहीं मिला था वहां पे। अभी मेरी थोड़े दिन पहले बात हो रही थी जो पसमानदा एक्टिविस्ट है फैयद अहमद फैजी जी के साथ में, उन्होंने मुझको ये बताया था कि पसमानदा मुसलमान जो है वो इस समय ओवैसी के साथ में नहीं खड़े हैं, इस समय किसी भी मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ में नहीं खड़े हुए हैं। तो ये जो कुलबुलाहट है लोगों की, या जो पॉपकॉर्न की तरह लोग उछल रहे हैं, आपको लगता है कि ये लोग को जब अगर इनको खुद का अपने लोगों का सपोर्ट नहीं है तो ये लोग को ज्यादा तमाशा कर पाएंगे? देखिए, मैं इसको और तफसील से समझाने की कोशिश करता हूँ आपके दर्शकों को, नीता जी। 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 ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस कानून का, मतलब इस बिल का विरोध कर रहा है फ्रॉम द डे गो। हाँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जितने संगठन हैं, ये फैजी साहब ने हो सकता है बताया, और फैयाज अहमद फैजी साहब ने, उसमें हम्म। ज्यादातर अशराफ वर्ग के लोग हैं। मतलब वो हम्म। 5% मुसलमान है पूरे देश में, मुसलमानों की जनसंख्या का 5% जो अशराफ वर्ग है वो रिप्रेजेंट करता है। वहां पर गरीब लोगों को कोई मतलब वहां पर जो पसमानदा है या जो हम्म। पिछड़े हुए मुसलमान हैं, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक ये मसला हो गया। अब दूसरा मसला ये है कि ये जो बात कह रहे हैं कि इन लोगों को समर्थन नहीं मिल रहा है, मैं लंबे समय से कह रहा हूं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सबसे पहले ये एक विरोध ऑर्गेनाइज करने का निर्णय किया। उनकी ओरिजिनल योजना थी कि इस विरोध प्रदर्शन को वक्फ के खिलाफ रामलीला मैदान में करेंगे, और वहां पर लगभग 1 लाख से 1.25 लाख तक लोगों को ले आएंगे। हालांकि जब रामलीला मैदान में 1 से 1.25 लाख लोग आते हैं तो रामलीला मैदान के आसपास भी चलने की जगह नहीं होती है। लगभग 30, 35 से 40 लाख, 40,000 में वो मैदान हो जाता है। हम लोग बहुत सारे इवेंट्स को वहां पर कवर किए हैं। तो हम्म। जब इनको ये लगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कि हम वहां पर इतनी भीड़ नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, तो उन्होंने इसको वेन्यू शिफ्ट किया। वेन्यू शिफ्ट करके वो लेके गए इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। इंदिरा गांधी हम्म। इंडोर स्टेडियम की मैक्सिमम कैपेसिटी 10,000 के आसपास है। हम्म। वो भी जब वो सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर में जब पूरी तरह भरा होता है तब 10,000 की कैपेसिटी होती है। लेकिन जब कोई इस तरह का इवेंट होता है, तो इस तरह के इवेंट का में सर्कुलर नहीं होता है मामला। इस तरह के इवेंट में एक आधे हिस्से को पीछे रहता है, और आधा हिस्सा जो है वो सामने रहता है ना, इसलिए कि आपको स्टेज स्टेज के पीछे तो कोई बैठ नहीं सकता है। तो हम्म। एक बड़ा, हम्म। मान के चलिए फिर भी बेनिफिट ऑफ वो देते हुए मान के चलते हैं हम्म। कि वहां 10,000 लोग इकट्ठा हुए होंगे। तो जहां 1 लाख का अनुमान था, वहां 10,000 इकट्ठा हुए। दूसरी इन्होंने योजना बनाई हैदराबाद की। हैदराबाद नहीं, आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश में इन्होंने जो योजना बनाई उसमें इन्होंने दावा ये किया था कि ये 4-5 लाख के आसपास, 4 लाख के आसपास, मुझे शहर का नाम ध्यान नहीं आ रहा है अभी, लेकिन जी। आंध्र प्रदेश के एक शहर में 4-5 लाख लोगों को इकट्ठा करने की योजना थी, लेकिन वो भी टाई टाई फिस हो गई, और इनके अनुमान से बहुत कम लोग इकट्ठा हुए। तीसरा इन्होंने योजना बनाई थी गांधी मैदान में लोगों को इकट्ठा करने की, और गांधी मैदान की कैपेसिटी जो है वो लगभग 10 से 15 लाख लोगों की है। अब गांधी मैदान में भी जब इनको लगा कि वो गांधी मैदान में शायद जितने लोग आएंगे उससे इनकी बेइज्जती हो सकती है, तो उन्होंने एक पटना के ऑडिटोरियम में इसको वो किया, जिसकी कैपेसिटी 5,000 के आसपास है। उसके बाद फिर इन्होंने पांचवा प्रोटेस्ट जो की चौथा प्रोटेस्ट जो किया वो ये था कि रामलीला मैदान, या जब इनके पास इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती तो वहां करते। लेकिन फिर इन्होंने उसको जंतर मंतर ला दिया। जंतर मंतर में तो 1,000 लोग भी नहीं इकट्ठा हो पाते हैं। हम्म। 1,000 लोगों की क्षमता है। आप आप एक ऐसे बिल का विरोध कर रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों ने जिसके खिलाफ ईमेल लिखा है, बताया है जेपीसी को, उसके लिए आप 4,000 5,000 लोगों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि जो कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम लीडर्स, विशेष रूप से जो अशराफ वर्ग के लोग हैं, वो
ये जो गरीब पिछड़ा हुआ या जो मजदूरी ठेला लगा के काम करता है, अपना कमाता है, उसको आंदोलन में ढकेलने की जो कोशिश है, उसको रोका गया है। उसको दो स्तर पर रोका गया है। पसमानदा एक्टिविस्ट ने रोका है, सरकार ने हम्म। उनको एम्पावर किया है, तो इसलिए वो इनके बहकावे में नहीं आ रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा फसाड है ना नंदिता जी, कि हम इतने लोग इकट्ठा कर लेंगे, हम इतना विरोध कर देंगे, वो फसाड को ब्रेक लगा है, वो फसाड ब्रेक हुआ है। तो इनके साथ लोग नहीं है। एक और बात जो महत्वपूर्ण है, जिसको भी आपके दर्शकों को जानना चाहिए, कि ये जितने बड़े नेता हैं, जो भी विरोध कर रहे हैं वक्त पर, उसमें ज्यादातर लोग, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुस्लिम समाज के ही बहुत सारे नेता हैं, जो बताते हैं कि किस तरह से ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए लोग हैं, जमीयत उलेमा हिंद से जुड़े हुए लोग हैं, किस तरह से इन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी कब्जा कर रखी है। किसी ने 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, किसी ने 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कब्जा कर रखी है। मुसीबत असली वो है कि जैसे ही वक्फ कानून आएगा, वैसे ही उन प्रॉपर्टी का लेखा जोखा सरकार लेगी। जिसने गलत ढंग से कब्जा किया है, सरकार उनसे रिकवर करेगी। तो सबके धंधे में रुकावट आएगी, सबकी कमाई पर रोक लगेगी। जो वक्फ की प्रॉपर्टी के नाम पर मुस्लिम नेता मौज करते हैं, स्प्लर्ज करते हैं अपने व्यक्तिगत खर्चों में, उस पर रोक लगेगी। असली तकलीफ यहाँ पर। सर यहाँ पे एक लोकल जर्नलिस्ट है, ही इज अ मुस्लिम, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मतलब वो बहुत ओपन माइंडेड है और बहुत खुल करके बात करते हैं वो। उनसे मैंने पूछा कि आखिर ऐसा प्रॉब्लम क्या है, कौन सा ऐसा अमेंडमेंट कर दिया गया है जिसकी वजह से इतना ज्यादा तमाशा किया जा रहा है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मुसलमानों के बीच में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो अपनी जो महिलाएं हैं, अपने यहाँ की जो फीमेल्स हैं, उनको वो बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। एक अमेंडमेंट शायद ये हुआ है उसमें, जिसमें कि जैसे इनके पास में 9 लाख एकड़ के करीब में जमीन है, थर्ड सबसे ज्यादा जमीन है। वो जमीन पे औरतों के लिए जो बेवा हैं, या जो औरतें तलाकशुदा हैं, या जो डिपेंडेंट हैं, इन तरीके इन ऐसी औरतों के लिए शायद कुछ सोचा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि उनके लिए कुछ किया जाएगा। तो वन ऑफ द रीजन जो है, जो अमेंडमेंट हुआ है, शायद ये भी इसको लेकर भी विरोध ज्यादा पुरजोर से कर रहे हैं ये लोग। ऐसा हो सकता है क्या? देखिए देखिए, मैं बिल्कुल जो जो बात कह रहे हैं कि वक्फ जो है, औकाफ जो बोला जाता है ना, औकाफ किया गया है। तो जो औकाफ हुआ है, मतलब मान लीजिए किसी पार्टी प्रॉपर्टी को वक्फ किया गया है, तो वक्फ प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जो समाज की गरीब परिवार के लोग हैं, समाज के गरीब हैं, जिनका बेवा हैं, जिन हम्म। अनाथ हैं, उनके कल्याण के लिए उन वक्फ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हो। अब हम्म। मुस्लिम समाज में बहुत सारी ऐसी विधवाएं हैं जिनको जरूरत है, जिनका कोई बिल्कुल। देखने में, बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं। 9.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी में आप अगर सर्च मारिएगा, इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद गूगल पर सर्च मारिए कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर कितने ऐसे स्कूल बने हैं, मदरसों की बात नहीं, कितने ऐसे स्कूल बने हैं, कितने ऐसे हॉस्पिटल बने हैं, कितने ये विधवा आश्रम बने हैं, जो गरीबों के काम आ सके। आपको एक भी नहीं मिलेगा, एक भी। कोई एक बिल्कुल। मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल बना के दिया, नहीं बना के दिया। तो बिल्कुल। जब आपको बाकी सुविधाएं चाहिए, तब आपको हिंदुओं के द्वारा एस्टेब्लिश किए हुए हॉस्पिटल में जाना होगा, या सेक्युलर वो खोजिएगा। आपके पास जो जमीन है, आप उस जमीन पर अ, अपने इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं। तो ये जो महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, जो पसमानदा महिलाएं हैं, या जो जिनको जरूरत है, उनके लिए सरकार निश्चित तौर पर करने की योजना बना सकती है, एक बार उनके पास अगर इसमें ये बिल पास हो जाता है तो। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, चूंकि आपने महिलाओं की बात की, ये जो वक्फ बोर्ड बन रहा है, ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर के वो बनेगा, उसमें नए प्रोविजन में 2 महिलाओं को रखना होगा बोर्ड में, और एक पसमानदा समाज से होगा। ये एक हम्म। बड़ा मुश्किल वाला वो है कि महिलाओं का
क्योंकि महिलाओं को लेकर के वहां पर थोड़ी सी दिक्कत है। बहुत सारे कानून उनके यहाँ हैं जो महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं देते हैं, और इस बात को लेकर के सरकार और बहुत सारी एक्टिविस्ट हैं जो लगातार सक्रिय रहती हैं, काम कर रहे हैं इस मामले में। उनको भी बहुत बैकलैश होता है, उनको भी इस तरह की चीजें सामना करना पड़ता है। तो ये दो बड़े फैक्टर, एक तो ये कि उसमें महिलाओं को अधिकार मिलेगा, दूसरा ये महिलाओं को उस बोर्ड में शामिल किया जाएगा। ये सारी चीजें प्लस जो दो फैक्टर्स मैंने बता दिए कि वो छिन जाएंगे वक्फ बाय यूजर, और जो जिन प्रॉपर्टीज पर वो काबिज हैं। जी सर, अभी आपने बोला कि जैसे कल पास होना है मतलब बिल को टेबल कर दिया जाएगा, तो ये तो जो खेल है 293 वर्सेस 238 का, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास में तो बहुमत है, फिर भी तमाशा करेंगे ये लोग, जानते हैं ये कि हर हाल में बिल ये पास होना ही होना है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये कल जो है वाकई में हो जाएगा, या अभी इसको और डिले करने की कोई टैक्टिक्स और किया जाएगा, कुछ ना कुछ और बवाल मचा करके, मतलब टू बाय द टाइम? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार अगर कल, क्योंकि जो बिजनेस एडवाइजरी है उसमें लिस्ट हो गया है, तो ये बिजनेस एडवाइजरी में लिस्ट हो गया है, तो इसका मतलब ये कल इंट्रोड्यूस होगा। अब ये इंट्रोड्यूस होगा तो सरकार ने मतलब बिना किसी योजना के तो ऐसा नहीं किया होगा। ऐसा सामान्यतः सरकार की तरफ की की इमेज तो रही है कि वो कोई चीज इंट्रोड्यूस करती है तो उसको पास करने के लिए करती है, लेकिन विपक्ष निश्चित तौर पर इसमें अड़ंगा लगाने की भरपूर कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि किसी तरह से, इसलिए कि 4 वर्किंग डेज बचे हुए हैं, तो अब 3 वर्किंग डेज, तो इसको 3 दिन में ही पास कराना होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, इंट्रोड्यूस होने के बाद वो बिल अगले सेशन में भी जा सकता है। लोकसभा भी वही रहेगी, राज्यसभा तो खैर एडजर्न होती, मतलब कभी समाप्त होती ही नहीं है। तो लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इस मंशा के साथ ही जा रही है कि उसको पास कराएंगे, इसलिए कि इसमें बहुत सारी और अड़चने हैं। इसको सरकार मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, मुसलमानों के कल्याण के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, जिस पर कुछ गिने चुने लोगों ने कब्जा कर रखा है। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर एक बड़ी मस्जिद है, जिस मस्जिद पर जमीयत उलेमा हिंद का ऑफिस है। वो जमीयत उलेमा हिंद का ऑफिस है। मस्जिद में किसी संगठन का ऑफिस होना अपने आप में वो है। मस्जिद में किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस कैसे हो सकता है, और वो भी वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी पर जिस पर मदनी परिवार का कब्जा है। और उसको लेकर के भी मुस्लिम स्कॉलर्स कहने हैं, वो हुमायूं कबीर ने जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने जमीयत उलेमा हिंद को दे दिया था। इस पर बहुत सारी खबरें छप चुकी हैं, बहुत सारा वो आ चुका है। तो अब वो प्रॉपर्टी के साथ 10 एकड़ और जमीन है दिल्ली में, कनॉट प्लेस में, सॉरी कनॉट प्लेस कह रहा हूँ, आईटीओ पर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी अपने आप में अरबों की है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जिसके कब्जे में होगी, वो क्यों उसको छोड़ना चाहेगा? इस तरह से और लोगों के बारे में है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुस्लिम जो एक्टिविस्ट हैं वो एक एक चीज बता रहे हैं उस पे, और इस बारे में लगातार बता रहे हैं, चाहे वो मदनी परिवार हो, चाहे वो वैसी परिवार हो, या और कोई परिवार। और इस तरह हजारों लाखों एकड़ इस तरह से कब्जे में है। कल सर जेडीयू कल नीतीश कुमार के लिए जो है, उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक, मुझे लगता है कि एक देखने वाला है कि वो जो पलटू राम उनको नाम दिया गया है, वो उसके ऊपर खरे उतरते हैं या वाकई में वो सरकार का साथ देते हैं। और चंद्रबाबू नायडू तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर, उनका तो स्ट्रेट अवे स्टैंड है कि वो सरकार के साथ में है।
और कल हो सकता है कि हम मोदी जी को भी सुनेंगे रात में, जब 8 घंटे के बाद, या अगर और ज़्यादा एक्सटेंड करता है, क्योंकि कल हो सकता है कि रात में 12-12 भी बज जाएँगे, अगर लोकसभा की वर्किंग चलती रहेगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये इश्यू इतना इम्पोर्टेंट है और इश्यू ये इतना बड़ा है। तो देखते हैं कल क्या होगा, और हम लोग फिर आएँगे सर इस पे बात करने के लिए, जब ये बाकायदा लोकसभा में कल देखते हैं इसका जो भी डेवलपमेंट होता है, एंड रिजल्ट क्या होता है, उसके बारे में बात करने के लिए हम लोग फिर आएँगे सर। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद नंदिता जी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।